सो अब हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट FI 2026। करेक्ट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर पहले आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। उसका रीज़न, पहले जो एएस थे वो थे ही नहीं आपके सिलेबस में, क्योंकि वो कभी भी मैंडेटरी नहीं हुए। दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31, 32, 30, 31, 32। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब 30, 31, 32 चालू हुआ ही नहीं कभी अपनी जीवन में, तो अपन पहली बार पढ़ रहे हैं ये। और ये सबसे पहले नोटिफाइड इन डेज थे, सबसे पहले। और ये फाइनल के हमेशा फेवरेट टॉपिक रहे, क्योंकि जनरली बच्चा इन्हें छोड़ के जाता था। हाँ, लेकिन अभी ये कि ये इजी चैप्टर, मतलब इट इज़ नॉट दैट टफ, बस आपको लॉजिक से समझना है। बहुत सारी अकाउंटिंग आपकी यहाँ पे आके गलत हो जाती अब तक जो आपने पढ़ी है इन इंटरमीडिएट, फाउंडेशन, 11th, 12th। गुड मॉर्निंग अमृतांश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो बेसिकली अपना जो ये है, क्या कहते हैं, चैप्टर, इसके क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं तो क्वेश्चन बहुत मतलब ये मान के चलो कि ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है जहां पे इसके क्वेश्चंस आए ना हो। अगर आप वॉल्यूम 3 देखोगे तो आपको उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करूंगा कि जैसे आप बचपन में, एक छोटी सी बात बोलूं, जनरल एंट्री है ना, आपने अभी तक इंडेस के बेसिक्स देख लिए, इंट्रोडक्शन टू इंडेस देख लिया, कंसोलिडेशन देख लिया, शेयर बेस्ड पेमेंट देख लिया, रेवेन्यू देख लिया, लीजेस देख लिया, और अदर इंडेस भी छोटे मोटे देख लिए। तो कुछ अब इस चैप्टर में जब मैं आपको ये चालू कर रहा हूं तो मैं आपसे बहुत सिंपल सा, क्योंकि आपने इतना इंडेस पढ़ लिया तो आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी कि फेयर वैल्यू पे चल रहे हैं अपन, मोस्ट ऑफ द टाइम फेयर वैल्यू पे चल रहे हैं। हर एक चीज लॉजिकल है, कोई भी चीज रूल के हिसाब से नहीं चल रही कि भाई ये जजमेंट है तो यही है। सारे केस क्वेश्चंस अपन ने करे, लीज में भी इवन आपने देखा होगा, फाइनेंशियल लीज में कितना सारा डेप्थ था। बट अब यहां पे थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर चलेंगे। टफ कुछ भी नहीं है, इजी है, लेकिन पता, पुराने जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। पहली चीज मैं आपसे बहुत सिंपल सी एक चीज पूछता हूं कि कंपनी के पास, कंपनी शेयर्स इशू करे, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में लेता हूं और फिर वहीं से अपन इसकी बात की खाल निकालते हैं। कंपनी ने शेयर्स इशू करे, कंपनी के पास एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल हो गया, संस्कार कॉफी दे देना है ना। तो कंपनी ने शेयर्स इशू करे और कंपनी को मान लो पैसे मिले। व्हाट इज द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी? आप क्या पास करते हो? कैश बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। और मान लो आपका, जस्ट अ मिनट, हाँ लिखना मत अभी, इक्विटी शेयर का जो फेस वैल्यू है, आई सेड फेस वैल्यू ₹10, ठीक है, आपको शेयर होल्डर से मिले 100। व्हाट इज द एंट्री? क्या एंट्री आप पास करते हो? बैंक टू, करेक्ट। तो ये 90 अपन क्यों यहां पे ट्रांसफर करें, मतलब ये अपन ने 100 किया होगा, दिस मस्ट बी 10 एंड दिस मस्ट बी 90, राइट। 11th और 12th, आई गेस 12th। एंड इवन इन सीए फाउंडेशन, सीए इंटर कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी, बताओ यही एंट्री पास करते थे, राइट। बट टेल मी, व्हाई वी ट्रांसफर 90 रुपीज हियर? व्हाई वी कैन नॉट से इट लाइक दिस, बैंक टू इक्विटी? Why we cannot say this, bank to equity? Can we say it like this? No. Why? Reason? Security premium is a reserve, right? But security premium reserve तो होता ही नहीं है। यूज करते हैं किस चीज के लिए? नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिडम्पशन का नहीं पूछ रहा हूं मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को पूछ रहा हूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट क्यों ट्रांसफर करते हैं।
हाँ मृतांश, सूर्यांश, गुड मॉर्निंग, बोलो। खुशी, आरवी, टेल मी। ये बोलना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं। सर एनीथिंग अबव द फेस वैल्यू अमाउंट रिसीव्ड, ओके। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो कि कोई भी अमाउंट फेस वैल्यू से ऊपर हमने रिसीव किया है फ्रॉम द शेयर होल्डर, सो वी विल ट्रांसफर इट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बट इट इज नॉट अ रिजर्व ना, राइट? ये रिजर्व तो है नहीं। आपने इंटरमीडिएट में आपके टीचर ने बताया भी होगा, इट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नॉट अ रिजर्व। इट इज नॉट अ रिजर्व। रिजर्व होता तो हम कभी भी यूज कर सकते थे ना, राइट? रिजर्व होता तो कभी भी यूज कर लेते, और जब रिजर्व होता कभी भी यूज कर सकते थे, तो फिर तो इसको मतलब फिर तो इसको इस एंट्री में आना ही नहीं चाहिए था। बिकॉज सोच के देखो, ये जो 100 रुपए आप शेयर होल्डर हो, आपने मुझे आज डिपॉजिट करे हैं, मैं कंपनी हूं, मुझे आपने 100 रुपए दिए हैं, क्या ये 100 रुपए आप कभी भी वापस ले जाओगे क्या? कब लेके जाओगे? कंपनी को कब देने पड़ेंगे? टेल मी, व्हेन कंपनी विल रीपे? कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का? लिक्विडेशन, मतलब एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। सो बेसिकली कंपनी का गोइंग कंसर्न खत्म होगा तब ये पैसे मिलेंगे टेक्निकली। सर शेयर बेच दिए तो? शेयर अगर आप बेचते हो तो स्टॉक मार्केट से बेचते हो, कंपनी थोड़ी बेच रही है। इफ यू टेक्निकली लिसन लॉजिकली, आज आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो इसका मतलब कंपनी बेच रही होगी, ऐसा है क्या? नो, किसी शेयर होल्डर ने अपना पैसा शेयर बेचा होगा मार्केट में, तो आपको वो शेयर मिला। दैट इज द डिमांड सप्लाई। आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि शेयर। एक आंसर बिल्कुल अप्रोप्रिएट था कि गोइंग कंसर्न के टाइम पे, सिंस इट विल बी गिवन एट द टाइम ऑफ, हाँ, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। हो सकता है 100 रुपए मिले क्योंकि आपने 100 जमा किए, हो सकता है 70 रुपए ही मिले, हो सकता है 60 रुपए मिले, हो सकता है 150 मिले, क्योंकि यू नो इट कि लिक्विडेशन के टाइम पे लास्ट में जो भी बचेगा वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, राइट? सबसे पहले आप आउटसाइडर लायबिलिटी चुकाते हो, फिर आप अपनी आउटसाइडर लायबिलिटी के बाद प्रेफरेंस शेयर्स इफ एनी, या कोई प्रेफरेंस डिविडेंड पेंडिंग है, फिर इक्विटी डिविडेंड कोई पेंडिंग है, लास्ट में आता है शेयर होल्डर्स। सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। सो कैन आई से यू कैन नॉट ट्रीट इट एज रिजर्व? तो फिर ये एंट्री ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और आपको शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के इंट्रोडक्शन में जब मैंने शेड्यूल 3 का फॉर्मेट बताया था, तो मैंने आपको वहां पे बोला भी था कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाओगे तो वहां पे रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग आते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉलम ही अलग है। वाई? बिकॉज IFRS ने ये चीज क्लियर करी, और उसके बाद शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट ने, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट ने इसे सुधारा 2020 में। 2020 के पहले हम सब इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते थे, बट जब इन्होंने देखा कि तो टेक्निकली तो यही समझ में आया ना कि इसका फ्री रिजर्व, ये तो एक तो फ्री हो नहीं सकता, फ्रीली यूज कर नहीं सकते। दूसरी बात, ये जो पैसा आज आया है 90 रुपए, ये क्या कभी भी रिपे हो जाएगा? नो, करेक्ट? ओ, तो सर फिर तो ये एंट्री ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये मेरे लिए एनीथिंग विच इज पेड बाय शेयर होल्डर टू द कंपनी, एंड उसके बदले में हमने फिक्स शेयर्स दिए हैं। मैं कंपनी हूं, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने बदले में आपको फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए, दैट इज नथिंग बट इक्विटी ओनली ना। ओ, सो कैन आई से इक्विटी इज करेक्ट? बट सर ये सारी चीजें, और अब मैं एक और बात बोलूं, हमने कभी भी इस चीज पे डाउट भी नहीं किया इंटरमीडिएट तक। रीजन यू नो व्हाई? बिकॉज इफ यू सी केयरफुली, इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर, ठीक है, फिर आपका आ जाता है क्या? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पे, मतलब एक मिनट, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, प्रोविजंस, राइट? इधर पे क्या आ जाता है? पीपीई, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, करेक्ट? मुझे बताओ, हमने रेस क्यों नहीं किया क्वेश्चन? क्योंकि चलो इसके लिए पूरा वैल्यूएशन के लिए हमने बचपन में S10 पढ़ा था, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? S26,
इसके लिए एक छोटा सा स्टैंडर्ड था क्यूट सा AS13, इसमें था AS2, इस पे क्या था, ट्रेड रिसीवेबल, सारी पूरा ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल फिर नहीं था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थोड़ा बहुत था कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बट नॉट ऑल द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कवर्ड हियर। लोन्स एंड एडवांसेस, प्रोविजन AS29, ट्रेड पेबल, डिवेंचर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। आधे से ज्यादा बैलेंस शीट पे तो स्टैंडर्ड था ही नहीं, तो हम अकाउंटिंग किसके हिसाब से कर रहे थे, कंपनीज एक्ट के हिसाब से। कंपनीज एक्ट वाज सो पावरफुल एंड सो रिजिड, और इस चक्कर में ना ये जो आपको दिख रहा है ना यहां पे कुछ भी नहीं था, इस चक्कर में आपकी कंपनीज कई बार क्या बोलते हैं ना उसको, बैलेंस शीट को इस तरीके से प्रेजेंट करते थे फिगर्स को, ताकि आपने को पता ही नहीं चल रहा था चीजें क्या चल रही थी। देयर वाज सो मेनी लूपहोल्स बिकॉज देयर वाज नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप सोच के देखो ना, यहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ही नहीं सर। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ही नहीं तो फिर देयर हैज टू बी वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हैज टू कवर एवरीथिंग। सो देयर कम्स द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने चीजें बताई, मैं भी सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, मैंने कुछ भी ऐसा पढ़ाया नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें एक बैकग्राउंड सेट कर रहा हूं, और पूरे स्टैंडर्ड में वही पढ़ना है अपने को। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ने आते ही अपने को बताया कि देयर हैज टू बी 3 टाइप्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी। सर हम फाइनल में आके ये सब क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। यस, देयर इज 3 स्टैंडर्ड्स व्हिच दे हैव गिवन। Previously, there are also 3 standards, AS30, 31, 32. But हमने कभी क्यों नहीं पढ़ा? Because they were recommendatory till 2014. उसके बाद सिलेबस से स्क्रैप हो गए, क्योंकि ICAI ने विड्रॉ कर लिए ना, नहीं समझे है ना। और उसकी जगह क्या आ गए, इंड AS 32, इंड AS 109, इंड AS 107। एक कंप्लीट स्टैंडर्ड है 107, दैट इज ओनली फॉर डिस्क्लोजर्स विच वी वोंट टेक मच बिकॉज उससे कुछ भी आना नहीं है। डिस्क्लोजर है, वो डिस्क्लोजर्स हम साथ साथ में समझते चलेंगे, है ना। 32 इज ओनली अबाउट डेफिनेशंस एंड 109 टॉक्स अबाउट अकाउंटिंग। ठीक है, 109 टॉक्स अबाउट अकाउंटिंग। आपने बचपन में एक चीज सुनी होगी ना, जैसे अभी बचपन में इन द सेंस 2-1 साल पहले, कि बैंक आपको ना डिस्काउंट दे देता है। बैंक, आपने लोन लिया, आप अगर उसके रेगुलर कस्टमर हो तो आपको इंटरेस्ट में थोड़ा सा बचत करवा देते हैं वो, कि यार मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल से 12% है ना। और मान लो हर्ष भाई या अमृतांश, आप लोग मैं बैंक हूं, तो मेरे बहुत रेगुलर कस्टमर, आपके बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं, बहुत सारा विड्रॉल होता है, आपके सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हमारी बैंक पे। तो यार क्या होता है ना कि जब आप लोन लेने आ रहे हो तो मैं भी सोचता हूँ कि यार रेगुलर कस्टमर, इनको कुछ बेनिफिट देना चाहिए, राइट। तो मैं बोल दिया कि सर ठीक है 11%। क्या बोला, 11%। अब मार्केट रेट कितनी है, आपको क्या लगता है, वो 11% मतलब बैंक 1% का लॉस बियर कर रही है? क्या लगता है, सोच के देखो थोड़ा सा, मतलब अरे देखो गलत ही होगा ना, हाँ? कुछ भी लॉस नहीं करती, कोई भी चीज फ्री में नहीं होती। आपसे याद है जब जब आप मार्केट रेट पे लेते हो ना लोन, तो भी एक प्रोसेसिंग चार्ज लगता है आपको, ठीक है। और आप जब बिलो मार्केट रेट जब आपको ऑफर होता है ना, तो थोड़ा सा हैवी प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, ठीक है। एंड इसमें जनरली वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको, मतलब फर्स्ट टाइम पे आपको लोन का अमाउंट मिलेगा, मतलब कहना से मान लो आप 10 लाख रुपए का लोन लेने आए, तो पहले जो 10 लाख आपको मिलेंगे उसमें से प्रोसेसिंग चार्ज ऑलरेडी डिडक्ट होके मिलता है। अब प्रोसेसिंग चार्ज अगर डिडक्ट होके मिलेगा, वो नेट अगर आप रीपेमेंट वाला साइकिल पूरा देखोगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आप 12% पे लेते तो भी उतना ही पड़ता। इट इज जस्ट अ स्कीम, वो भी अपन यहां पे कवर करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ लूप होल्स। तो आज हमारा पूरा फोकस होगा कि इसको पूरा समझने का। अभी आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आया ना एएस का,
ठीक है, अभी इसमें ये अपन को बैलेंस शीट, भले एक काम करना, ऐसा करना, आप हेडिंग डाल लो चैप्टर की, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जस्ट अ मिनट, ये आपके नोट्स यही वाले हैं? इसमें क्वेश्चंस मैंने काफी ज्यादा ऐड कर दिए थे, बट अपन को ऑलमोस्ट इसमें 90 क्वेश्चन सॉल्व करने, कितने, 80 से 90 क्वेश्चंस। टेलीग्राम पे मैं डाल दे रहा हूँ ताकि आप लोग प्रिंट आउट ले लेना एक बार। आ गया ये रहा, जस्ट अ मिनट, इसको नोट्स को अपडेट कर देता हूँ ताकि आप स्टार्ट कर सको। हेडिंग डाल लेना जब तक, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हॉटस्पॉट कहाँ गया, है ना, और नीचे लिखना इंड एस 32, इंड एस 109, इंड एस 107। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा 32, ठीक है, 32 अपना चलेगा कम से कम 3 दिन, हाँ वो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन उसके बिना अपन 109 पे नहीं जा सकते। डेफिनेशन एंड बहुत सारी बेसिक चीजें इसमें। अच्छा मैं आपको बोलूं, पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ऐसा कुछ पढ़ा था? तो उस AS में आपने जब पढ़ा होगा तो वहां पे ना करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्लासिफिकेशन होता था, है ना। करंट को अपन क्या करते थे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, है ना, और नॉन करंट को हमेशा कॉस्ट पे, है ना। लेकिन अगर उसमें परमानेंट डिक्लाइन आता था तो उसको हम कम कर देते थे, उसको P/L पे ले जाते थे, ऐसा कुछ याद है? और वो करंट और नॉन करंट का क्लासिफिकेशन पता किस चीज पे कवर था? कंपनी की इंटेंशन पे, कि कितना होल्ड कर रही है वो इंस्ट्रूमेंट को, याद है? अगर आपकी इंटेंशन है मोर देन 12 मंथ्स तो नॉन करंट, हाँ। और जब आपको ना वो लेना मतलब इनकम टैक्स बेनिफिट दिखाने थे तो वो कॉस्ट पे ले जाते थे, आप उसको इंटेंशन चेंज कर देते थे, कभी भी रिक्लासिफिकेशन हो जाता था। बट इसमें एक और चीज है यार, आपकी डेरिवेटिव अकाउंटिंग भी कवर होती है। सर डेरिवेटिव अकाउंटिंग AS 13 में नहीं थी। नोट्स पहुंच गए बेटा, एक बार कंफर्म कर देना। खुशी, आरवी, अमृतांश, सूर्यांश, प्लीज कंफर्म। मैंने भी सही जगह पहुंचाई कि नहीं, ये भी मेरे साथ समस्या है ये। हाँ मैंने सही जगह पहुंचा दी, तुम बता दो अब। क्यों पता लगा मैं, हाँ आ गई हो गई डाउनलोड, क्योंकि अपन को क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे उसमें। अगर आप देखोगे नोट्स लाए हो ना, उसमें पहला क्वेश्चन देखना काय का, पहला क्वेश्चन आप देखोगे ना तो उसमें सिंपल आइडेंटिफिकेशन का होगा वो। क्वेश्चन 1, क्लासिफाई वेदर दी फॉलोइंग आर फाइनेंशियल एसेट और नॉट, देन वेदर दी फॉलोइंग आर फाइनेंशियल, नहीं इसको करेक्शन करना पड़ेगा। फाइनेंशियल, तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, फाइनेंशियल एसेट है लायबिलिटी, सेकंड वाले में, हाँ हाँ उसको लायबिलिटी कर दो, फाइनेंशियल लायबिलिटी करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, हाँ अब आप कर सकते हो उसको, फाइनेंशियल लायबिलिटी कर दिया। नाउ अब आप सोच के देखो, ये सब मैं पहले रब भी कर देता हूं यार। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंड AS 32, 109, 107, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, बैकग्राउंड, हाँ बैग रख दो, बैग रख दो। कॉन्सेप्ट नंबर 1, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में वही टी शेप की बैलेंस शीट बनानी है दोस्तों, ऑनलाइन टी शेप में बैलेंस शीट बनानी है। टी शेप मतलब वही
जो अभी मैंने बनाया था ना इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व, वही बना लो। किसकी क्लास है? किसकी क्लास है? अरे किस चीज की क्लास है मैं पूछ रहा हूँ, हाँ बोल रही है। क्या पी के आई सुबह सुबह? हाँ हाँ, बैठ जा, टेंशन मत ले। हाँ गुड। कर लिया? क्या? लॉ? अपन ने इतना पढ़ा ही नहीं। इनफोर्सिबल बाय लॉ ना, अपन रिवाइज कर लेंगे। अकाउंट्स मैं सब पढ़ाता हूँ। फाइनल में अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, इंटरमीडिएट में अकाउंट्स पढ़ाता हूँ मैं, फाउंडेशन में लॉ पढ़ाता हूँ, टैक्स और कॉस्ट। ठीक है चलो। ए बनाई तुमने कि नहीं? सबके सामने एस लिखो। कौन सा एस किसके सामने था और जिसके सामने कुछ नहीं था? देखो प्रोविजंस के सामने लिखोगे एस 29, है ना? प्रोविजन के सामने क्या लिखोगे? ये लिखो, रजाई में घुसे बैठे हो। ये अहमदाबाद वाले कसम से यार, अहमदाबाद में ठंड पड़ती है कि नहीं? मैं एक बार गया था न्यू ईयर के टाइम पे, भाई बिल्कुल ठंड नहीं थी वहां। लेदर जैकेट मैंने नहीं निकाली, सोचो। दैट्स ऑल्सो, आई विल टेक दिस एज कॉम्प्लीमेंट। बट ठीक है यार, ऐसा ये लोग मस्ती करते हैं, ये लोग छोटे बच्चे। चलो बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड के बगल में ना ऐसे लिख देने का, वाई दिस स्टैंडर्ड। ये आया क्यों? अरे तुम क्यों आए ऐसा? तो हमारी बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिखती है ना, ए बैलेंस शीट तुमने ऐसे बनाई होगी, बैलेंस शीट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, सी कुछ बनी। अब देखो इसमें था इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर, करेक्ट, लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग में लोन भी हो सकता है भाई, लोन आपने 5 साल के लिए लिया, लोन, लोन रह गया, अरे ठीक है, तुमने डिबेंचर तो लिखा होगा ना, हाँ ठीक है चलेगा। उस पर कौन सा एएस है था मतलब। नाउ ट्रेड पेबल, यानी सीसी के अंदर बिल्स पेबल आ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपने सुना होगा, है ना? एक आपका होता है प्रोविजंस ओनली, जो शॉर्ट टर्म होते हैं, करेक्ट। अब अपन असेट साइड देखें तो पीपीई, देन इंटेंजिबल असेट्स, देन इन्वेस्टमेंट्स। मतलब आप सोचो 11th 12th इंटर फाउंडेशन 4 साल से गलत अकाउंटिंग। मतलब आपका ये वाला एस 13 का, मतलब मैं मैनिपुलेशन का बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट पे एस 13 था। मैंने आपको क्या बोला, कंपनी क्लासिफाई कर सकती है। कंपनी क्लासिफाई कैसे कर रही है कि भाई टैक्स सेविंग करनी है, तो इंटेंशन क्या होगी, लॉन्ग टर्म, तो सब कुछ कॉस्ट पे आएगा, है ना? और जैसे ही पब्लिक इशू आना है, इंटेंशन चेंज हो गई, फेयर वैल्यू, और सब कुछ कहां जा रहा है, पीओरएल। आप एकदम से देख रहे हो प्रॉफिट कैसे बढ़ गया, क्या वो एक्चुअल में प्रॉफिट था? नहीं ना। बट नो बडी वॉज डेयर टू स्पीक, वाई? बिकॉज एस 30 31 32 रेकमेंडेटरी, मैंडेटरी था ही नहीं। ओ, और इंडेस क्या हो गया, वो लिस्टेड कंपनी, लगाना ही पड़ेगा। या फिर अनलिस्टेड है, नेटवर्क चेक करो, है ना? और एक बार लग गया फिर तो आप इरिवोकेबल है। ओके, तो मतलब आपको पीपी, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स और डेफर्ड टैक्स एक आता है, ठीक है? और सोच लो, इन्वेंट्री, स्टॉक जिसको बोलते हैं अपन बचपन में, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक, लोन्स एंड एडवांसेस।
आपके सामने मैं अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखूं तो इसमें था आपका एक छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, इसमें था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, इसमें था आपका एएस 22 टैक्स वाला, इसमें था एएस 26, इसमें था एएस 10, इसमें था एएस 2, और कुछ था क्या? बट सारे कैश बैंक थोड़ी कवर हो रहे थे, सारे नहीं हो रहे थे ना। तो मुझे एक बात बताओ, कैन आई से ये जो बॉक्स है, राइट, और इतना, दिस पार्ट, इतने पार्ट पे नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जब नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैं यहां पे बना दे रहा हूं क्वेश्चन मार्क। इनकी अकाउंटिंग कहीं डिफाइंड नहीं थी, बस कंपनीज एक्ट थोड़ा सा डायरेक्शंस दे देता था। चलो, तो अब ये स्टैंडर्ड आ गया, दिस स्टैंडर्ड कवर्स all items in covered in above box, covered in above box, इन सभी आइटम्स की अकाउंटिंग, और इन सब को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब किसी को, हाँ, किसी को बोलेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी, किसी को बोलेंगे हम इक्विटी, किसी को हम बोलेंगे फाइनेंशियल असेट। अब किसको क्या बोलेंगे? इवन अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और वो रिडीमेबल है तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी होगी। ये अपन ने चैप्टर 1 बेसिक्स में भी देखा था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि देखो कंपनीज एक्ट भी क्या बोलता है कि यू हैव टू रीपे इट मैक्सिमम 20 इयर्स, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 30 इयर्स। तो करेक्टली अगर आप सोच के देखो तो उसको आप वहां पे शेड्यूल 3 डिवीजन 1 में कहां पे लेके जा रहे थे? शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड। लेकिन टेक्निकली अगर वो आपको रिपे करना है, सो कैन आई से इट इज द कंपनीज ऑब्लिगेशन, सिंस इट इज ऑब्लिगेशन टू रिपे, हेंस इट हैज टू बी नॉन करेंट, और इरिडीमेबल तो इश्यू ही नहीं होते अब। ओके, गॉट इट। अच्छा सर, ये तुम लोग को ये तो सूझ पड़ रहा है ना? देखो, मैं चाहूं तो ये वाला लेक्चर स्किप कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे आ जाता हूं। लेकिन तुमको मैंने बैकग्राउंड क्यों दिया, तुमको लॉजिक समझ में आया है ना? और चूंकि ये रेगुलर बैच है तो मैं घुस के पढ़ाऊंगा भाई, है ना? हाँ, क्वेश्चन में पूरे वो कराऊंगा जितने हैं, तुम टेंशन ही मत लो। अगले 15 दिन तो भाई, हाँ सर, यार सर आप पढ़ा लेने दिया करो ना प्लीज, यार डराते नहीं, छेड़ते नहीं हो आप, आपकी आउट ऑफ रिस्पेक्ट में बोल नहीं पाता हूँ। हाँ ठीक है, तो अगले 15 दिन हम लोग ये चैप्टर ही करने वाले हैं। अगला जो हमारा लूप होल इस चैप्टर में, ये इतने चीजों पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ही नहीं। जब इतनी चीजों पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ही नहीं तो फिर अपने को क्या हुआ? ट्रेड रिसीवेबल पे AS9 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि सिर्फ AS9 में क्या सिर्फ सेल्स की बात हो रही थी? नहीं, ट्रेड रिसीवेबल्स में यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल कहाँ कवर हो रहे हैं? AS9 में बिल्स रिसीवेबल कभी भी AS9 में कवर ही नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने आपको बोला, जब आप शेड्यूल 3 का डिवीजन देखोगे तो वहां पे बेटा अपन क्या क्या कवर करते हैं। करेक्ट, तुम लिख भी रहे हो? चलो, अब अपन आ रहे हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में अपने पास होगी बेटा सिचुएशंस। कौन कौन सी सिचुएशंस? सर सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 ये कि भाई लूप होल कैसे अपन देखेंगे कि जब एएस नहीं था तो लूप होल कैसे हो रहा था, और एएस था मतलब एएस ने कैसे रोका इस चीज को। अब एएस ने कैसे रोका? इंड एस जब एप्लीकेबल हो गया आपकी कंपनी पे तो आपको इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। जब आपने इंड एस फॉलो किया तो आपको अकाउंटिंग 109 के हिसाब से करनी पड़ेगी और क्लासिफिकेशन 32 के हिसाब से करना पड़ेगा। जब 32 के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया और 109 के हिसाब से काउंटिंग करोगे तो कहना इसे बैलेंस शीट विल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को याद रखना, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेक्ट चीजें पता चलेंगी कि आपकी कंपनी में एक्चुअल में चल क्या रहा है।
अब जैसे मैं एक ट्रांजैक्शन, सोचने का नजरिया है, देखना ध्यान से, है ना। मैंने अच्छा ये कट कर दूं मैं पूरा, यहां तक क्लियर। अब आप सोचो, अपन अगले 2 दिन सिर्फ ये क्लासिफाई करेंगे, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, और इक्विटी क्या है। अब आप लोगों का टेस्ट है आपके बचपन के नॉलेज का। एक मिस्टर HD है, आपको जानते ही होंगे, बहुत अच्छे इंसान है। हाँ यार, ये कल फाउंडेशन में भी नहीं चल रहा था, ये पता नहीं फाउंडेशन वाले जैसे ही क्लास में आते हैं ना, पेन खराब हो जाता है मेरा। बैड लक लेके आते हैं लोग, नहीं कुछ लोगों को छोड़ के। क्या हो गया, झगड़ा हो गया तुम दोनों का? गुस्सा क्यों हो रहे हो? नहीं हुआ तो नहीं बोल सकते थे नॉर्मली। हाँ हाँ हाँ। तो मेरी वजह से क्या है, सबने फीस भर दी ना, अब बस ठीक है फिर। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लेक्चर तभी लगता है जब फीस आ जाए। उनको पता है इसको देख के सिंसियर नहीं होंगे। HD सोल्ड गुड्स टू मिस्टर, मिस्टर नहीं बडी, अपने तो 2 ही कैरेक्टर हैं, बडी डॉक्टर और HD। हाँ आजा आजा, है ना, चुप रहना। और ना HD ने क्या किया, सोल्ड किए गुड्स, किसको, बडी को, फॉर ₹100 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट समझते हो, उधार, उधार माल बेचा। क्रेडिट पीरियड था बेटा 1 महीने का। इफ पेमेंट मेड आफ्टर 1 मंथ, मुझे इसकी जनरल एंट्री जाननी है। HD ने गुड्स किसको बेचे, बडी को, और कितने पे, 100 पे। 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, पेमेंट मेड आफ्टर 1 मंथ। अच्छा हाँ, इंटरेस्ट और बता दो, इंटरेस्ट भी तो चार्ज करोगे यार। इंटरेस्ट है 12% पर एनम इज चार्जेबल। नाउ टेल मी व्हाट इज द एंट्री ऑन द डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल पे एंट्री क्या होगी, दाटे ऑफ साले, बताओ, बडी टू सेल्स, बडी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से, 100, करेक्ट। उसने पेमेंट किया 6 महीने बाद, मान लो 6 महीने बाद पेमेंट किया, तो 6 महीने बाद पेमेंट रिसीव होगा, राइट। तो व्हाट यू विल पास, बताओ, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ्स इंटरेस्ट लगेगा। हाँ चलो बताओ एंट्री, बडी डेबिट टू इंटरेस्ट प्योरल। हाँ ड्यू किया, फिर पेमेंट किया, है ना, उसको 6 से ही बढ़ेगा ना अल्टीमेटली, अल्टीमेटली अपना 6 से ही बढ़ेगा, है ना, क्योंकि अगर 12% है पर एनम, तो 6 महीने के लिए 6 रुपए, 6 पर मतलब 12%, मतलब पर एनम कितना लगे, पर मंथ आधा लगेगा ना, 6%। क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको लगेगा ही ना, इंटरेस्ट तो लगेगा 6 रुपीज। क्या ये चीज समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, बडी से आपको लेने कितने हैं, 106, है ना, और एक उसने पेमेंट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बडी, कितना, प्यार से बडी ने 106 रुपए अपने को रिपे कर दिए, खत्म, है ना। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नाउ थिंक लाइक दिस, सेम ट्रांजैक्शन बाजू में, ये मैंने जगह फालतू में नहीं छोड़ी थी। 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस अगर आपने सूर्यांश, अमृतांश, खुशी, आरवी, आप लोगों ने ये जगह भी यूज कर ली है। हाँ नहीं, मैं उसी ट्रांजैक्शन को देखने का नजरिया, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेंगे और ट्रांजैक्शन कैसे मैनिपुलेट होता है। अपन ये चेक कर रहे हैं कि कैसे अपन अकाउंटिंग का फायदा उठा के प्रॉफिट्स कम कर सकते हैं।
मतलब सीधे सीधे घपले कैसे कर सकते हैं। हाँ, एचडी फिर से बेच रहा है गुड्स, इसके पास कोई काम नहीं है। सोल्ड गुड्स, टू अगेन बडी, एक फाउंडेशन वाला इसको बूढ़ी पढ़ रहा था बडी को। ऐसे ऐसे ये वाले बच्चे हैं अपने पास। अब देखो सुनो, मेरे को एक बात बताओ, 6 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया, राइट राइट। अब मेरे को एक बात बताना, सुनना, क्या यहां पे 6 रुपए का, अच्छा ये मान लेना यहां बीच में ईयर एंड हो गया था, ईयर एंड हो गया था बीच में, ईयर एंड, ठीक है। एचडी ने सोल्ड किए गुड्स 106 में, कितने में? कितने में किए? 106 में। और क्रेडिट पीरियड रखा है दोस्तों 6 मंथ्स अगेन, इस बार रखा है कितना? 6 मंथ्स, ठीक है, ध्यान से देखते चलना। इफ 6 मंथ्स, ठीक है, मतलब बताओ डेट ऑफ सेल पे एंट्री क्या होगी? डेट ऑफ सेल पे आप क्या लिखोगे? इस बार 106 हो जाएगा, करेक्ट, यही एंट्री होगी, पक्का? हाँ लिख ले भाई, अबे लिख लो इसको, इतना लिख लो, ये दोनों केस लिख लो, क्योंकि मैं कंपेयर कराऊंगा ना तो फिर अपने को भूल जाएंगे अपन, इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा इसमें ना एक चीज और लिख लो, ₹1 पर मंथ डिस्काउंट इफ पेड अर्लियर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 106 रुपए है पेमेंट, अगर आपने जितने महीने पहले किया तो कहना इसे आपको डिस्काउंट मिलता जाएगा, राइट। अब मुझे बताओ आफ्टर 6 मंथ क्या एंट्री होगी? आफ्टर 6 मंथ्स क्या होगी एंट्री? 6 महीने बाद ही उसने पे किया, बैंक टू बडी अगेन 106। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या है? एक में, अच्छा ट्रांजैक्शन वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब अगर आप चेक कर रहे हो तो टेक्निकली आपने दूसरे वाले में भी 100 रुपए की ही सेल की है, लेकिन आपने मैनिपुलेशन क्या कर दिया, सेल ज्यादा से दिखा दी और थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। क्या किया, बोले देखो 100 रुपए का माल था, अब इस चीज में, इस केस में क्या था, 100 रुपए की सेल दिख रही थी, सेल्स कम दिख रही थी तो प्रॉफिट कम दिखेगा। जब प्रॉफिट कम दिखेगा तो कंपनी के इन्वेस्टर खुश होंगे, वो होंगे दुखी, शेयर होल्डर्स खुश होंगे दुखी होंगे? शेयर होल्डर्स को खुश रखने की जिम्मेदारी किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स क्या सोचेंगे, शेयर होल्डर खुश रहें तो ऑटोमेटिकली मार्केट में गुडविल बढ़ेगी और फंडिंग आएगी, करेक्ट। इन्होंने क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया। और अच्छा बाद में 6 महीने बाद पैसे उतने ही आने थे, क्योंकि आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, 6 रुपए से सेल बढ़ा दी। और ये 6 रुपए अपन बोल रहे हैं, वहां तो रुपीज इन करोड़ होते हैं। एम आई क्लियर? तो क्या यहां पे अगर दुनिया में इंड एस 32 109 नहीं होता तो यहां पे इस तरीके का लूप होल होता, और उसका मैं लूप होल को आपको ना एचडी क्लाउड में एक बादल बनाएंगे अपन। इस केस में कांड क्या हुआ है, हमने क्या कर दिया, इनकम को प्रीपोन कर दिया, इनकम इज प्रीपोन एंड करंट ईयर इनकम इज ओवरस्टेटेड एंड एक चीज और देखी आपने पीओरएल में इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं,
देखो, जबकि दिखाना चाहिए था, राइट। सो और इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं अपन? फाइनेंस चार्जेस इज नॉट रिकॉर्डेड। कोई ऑडिटर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं ढूंढ सकता था ये लूपहोल। क्यों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं था तो फिर अकाउंटिंग गलत हो रही थी। सूर्यांश लिख रहा है चमाइला, ये गड़बड़ है बाबा। ये तो एक ट्रांजैक्शन है, मतलब आप सोच के देखो, आपने देखा कि किस तरीके से आप सेल्स बढ़ा रहे थे, है ना। अब इंडेस है, इंडेस क्या बोलता है? 32 और 109। एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू? अगर कोई रिस्पेक्टिव इंडेस है उस पर चले जाओ, नहीं है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना। क्योंकि आपने देखा ना, बैलेंस शीट के कितने आइटम्स थे बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के? जितने थे आप सोचो। शेयर कैपिटल आप बचपन से पढ़े आ रहे हो, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं था, आधा चीजें गलत, और इसी का खेल चल रहा था। अच्छा, कंपनीज एक्ट में सिर्फ रूल्स थे, आप सिक्योरिटी प्रीमियम को रिजर्व ट्रीट करके अकाउंटिंग करे जा रहे थे। बट टेक्निकली अगर आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह लिख दो इक्विटी, सिक्योरिटी प्रीमियम बुक ही मत करो। वो बाहर बच्चे अपने, है ना, उनको बुलाना जरा अंदर, है ना। बुला बुला बुला, सबको बुला, बुला बुला बुला। नाउ इतना क्लियर है? नाउ यहां पे अब मैं आपको एक और चीज बोलता हूं कि यार देखो, यहां पे गलतियां क्या क्या हुई। इंटरेस्ट शुड बी अकाउंटेड ना, इंटरेस्ट शुड हैव बीन अकाउंटेड। तो अगर सोचो आप कंपैरिजन करोगे ना, दोनों ट्रांजैक्शन को कंपेयर करेंगे, अगर पहला आपको यह समझ में आएगा कि नॉर्मल क्रेडिट पीरियड अगर आपका देख रहे हो तो 6 मंथ्स है, करेक्ट। सेकंड, व्हाट इफ गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, कैश में परचेज किया तो बताओ क्या एंट्री? बैंक टू सेल्स हो जाएगी, वेरी गुड। तो भैया अगर ये कितने अमाउंट पे, ये तो मैं भी समझ गया, अमाउंट विल बी आई थिंक ₹100 ओनली। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, डिस्काउंट दूंगा मैं, और क्रेडिट पीरियड क्या है? 6 महीने। मतलब ये जो 6 महीने का अमाउंट है ये पर मंथ ₹1, मतलब ₹6 इसमें से सेल का पार्ट नहीं है, क्योंकि आप तो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो ना। 115 आपको क्या बोलता है? रेवेन्यू 115, इंड एस 115, वट एवर इज द अमाउंट यू आर रिसीविंग फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट, दैट इज योर रेवेन्यू, जिसको अपन ट्रांजेक्शन प्राइस बोलते थे। तो ट्रांजेक्शन प्राइस तो आपकी 100 ही है, और यही ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट कर रहे हो आप। यहां 100 था, और कंपनीज ये कर देती हैं सेल बढ़ाने के लिए, नॉट अलाउड। एक तो 115 मारेगा, दूसरा ये भी मारेगा। तो मुझे एक बात बताओ, आपकी सेल कितने की होगी? 100। जब आपकी 100 की सेल होगी दोस्तों, तो फिर मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ₹6 इज नॉट सेल बट इंटरेस्ट ओनली, एंड
इंटरेस्ट शुड बी अकाउंटेड। इंटरेस्ट ले रहे हो आप 106 पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसका मतलब 6 रुपए से इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा भाई साहब। ओके, आफ्टर पीरियड, कौन सा पीरियड है, क्रेडिट हो गया, गेट्स ओवर, नॉट बिफोर पीरियड गेट्स स्टार्टेड। मतलब बेसिकली आप 6 रुपए को कब रिकॉर्ड करोगे, जब वो टाइम पीरियड खत्म होता है, ना कि डे 1 पे ही। और अपन यहां क्या करवा रहे थे, और कंपनीज खुला, क्या ये गलत था? नो, क्योंकि ये ऐसे नहीं था, रोकने वाला नहीं था ना। ओके, सो अच्छा, तो हमने इस कहानी से एक और शिक्षा ले ली। सो सेल्स शुड बी recorded at price at a price at which it is sold at, जिसको अपन याद है कंपनीज एक्ट में ऐसा भी बोलते थे, आर्म्स लेंथ प्राइस, मार्केट प्राइस। ए करेक्ट और नॉट, यस नो, ऑनलाइन में जवाब दो। इंटर का ऑडिट का पेपर ही नहीं हो पा रहा, बताओ। पहले 15 जनवरी को था, पोस्टपोन किया इंस्टीट्यूट ने, 19 को फिर पोस्टपोन कर दिया 31। 15 वाला तो बीएमसी इलेक्शन, ठीक है, उसके बाद 19 वाला पता नहीं, या तो सेंटर्स नहीं मिले इनको, या तो सेंटर्स नहीं मिले, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कैसे होगा पेपर, और 25 तक फाउंडेशन के एग्जाम चल रहे हैं, तो सेंटर ऑलरेडी बुक है। वो बेचारों का ऑडिट में चैप्टर ही 11 है, एग्जाम बढ़ गई 13 दिन। ऑडिट में इंस्टीट्यूट फील्डिंग सेट कर रहा है। अच्छा, सो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये जो आपको लूप होल समझ में आया, ये क्यों पता नहीं चल पा रहा था, बट इट वॉज नॉट previously, it was not mentioned anywhere in accounting standards, and people really misusing it। क्या आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया? मैं ये 3-4 ट्रांजैक्शन आपको क्यों समझा रहा हूं, ताकि आप जब 109 करोगे ना मेरे साथ, जो कि एग्जाम में आएगा, और हो सकता है 2 क्वेश्चन आए, मतलब 20 मार्क्स तक का आ जाता है एग्जाम में, और ये आता ही आता है। एक बार होल्डिंग ना आए, क्योंकि होल्डिंग नहीं आया तो बिजनेस कॉम्बिनेशन आएगा, उनका वो चलता है, ठीक है, वो दोनों आप आपस में ही खेल रहे हैं, लेकिन ये आता ही आता है। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट हमेशा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का होता है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं हुआ अभी तक। ये तो जब से इंडेस आए, कब, 2018, ये कब आ गया था, 2015, ये इंडेस आ गया था कब, तीनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कब आ गया था, 2015। उससे पहले था एस 30, 31, 32, बट वो उतना बड़ा नहीं था। अच्छा, इसमें डेरिवेटिव भी कवर होते है ना, ऑप्शंस कवर होते हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग में यही कवर है, सब कुछ। सो एवरीथिंग वॉट एवर इज बीन लेफ्ट इन द प्लैनेट कवर्ड हियर, दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ये लास्ट अपना ए कैटेगरी वाला चैप्टर है, क्योंकि वी हैव डन विद कंसोलिडेशन, वी हैव डन विद बिजनेस कॉम्बिनेशन, वी हैव डन विद रेवेन्यू, लीजेस, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, एंड इंडियस 1 पहला वाला चैप्टर। तो इतनी ये जो चैप्टर्स थे, ये जो लॉट है, ये आपका वो है। फिर आपका जो बी कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इंडेक्स 19, वो अपना कवर्ड है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, है ना। फिर अपना पीपीई, वो लेकिन एस 10 ही है, उसमें ज्यादा चीजें हैं नहीं, मतलब वो आप रिवीजन भी देख लो तो भी है काम का। नाउ इस पे आ जाओ अपन, देखें, मिस यूजिंग इट एट देयर
कन्वीनियंस, ए करेक्ट। एक और ट्रांजैक्शन बोलूं, एक और ट्रांजैक्शन, ऐसी थोड़ा सा मजा आ रहा है इस पे कि मैं मतलब अब चाहूं तो इंडेक्स 32 पे चल सकते हैं अपन। बोलूं? ये तुम तो बोलो अहमदाबाद वालों, ये साले सो ही रहे हैं क्या? हाँ हाँ बोलो क्या, हाँ हाँ हाँ, ये तो वेलकम में नहीं है। हाँ हाँ मेरिकल मेरिकल, गजब। चलो सेकंड केस। खुशी लिख रही बोले आप क्या चाहते हो, उस पे चलेंगे हम। नहीं, यू गाइज आर एंजॉयिंग इट और नॉट, मतलब यू गाइज देखो, तुम लोग तो आधी रिकॉर्डेड बैच देख रहे हो, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन रिकॉर्डेड देखने वाले हो तुम। तुमने किया कितना है पहले तो ये बताओ, तुम लोगों ने होमवर्क भी नहीं किया था कल 36 का, एक लेक्चर मेरा गया 36 इम्पेयरमेंट में। होमवर्क ही नहीं किया, वॉल्यूम 3 सिमिलर क्वेश्चन, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 1 2 में कवर ही है सब। ठीक है चलो, एच डी लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार समझते हो, मतलब 100 के बदले 100 आफ्टर 5 years। ठीक है, पक्का। और एक सिचुएशन आपको और दी है, एच डी लिमिटेड इशूड 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹90, redeemable at par। एट पार, वही सेम 5 years आफ्टर 5 years। कौन सा वाला ऑप्शन प्रेफर करेगा डिवेंचर होल्डर? पक्का। चलो दोनों एक बार देखते हैं ना साथ में कि क्या होता है इंपैक्ट, सोच के देखना, देखना ध्यान से। इसमें फर्स्ट वाले में ईयर कितने, कंपनी, अच्छा ये हम डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं, कंपनी के किस पे इंडेस एप्लीकेबल है, कंपनी, तो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं, करेक्ट। तो मेरे को बताओ, ईयर 1 2 3 4 5, कंपनी को रीपेमेंट करना पड़ेगा, राइट। कितना रीपेमेंट करना है, 5 साल, 10-10 रुपए, क्योंकि 100 रुपए है तो 100 × 10, करेक्ट। तो क्या इंटरेस्ट कितना देना है, 10 यहां पे, 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 टोटल कितना, 50, करेक्ट। सो कंपनी के पीओरएल में इंटरेस्ट डेबिट कितना होगा, करेक्ट। यहां वाला करके बताओ, सेकंड वाला केस लिख लिया, लिख लो एक बार केस लिख लो जल्दी, ये दोनों केस जरूर लिख लेना, फिर अकाउंटिंग तो तुम उस पर भी कर सकते हो कैलकुलेटर पे। इसमें यहां पे लिख लेना, विच वन विल वी प्रेफर एज डिवेंचर होल्डर। अगर मैं डिवेंचर होल्डर हूं, मैं कौन सा लूंगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन लूंगा, करेक्ट, क्योंकि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी क्या करेगी, सेकंड वाला, करेक्ट। हाँ, ये लिख लो पहले।
डन, लिख लिया। मुझे बताओ इसका इंटरेस्ट कितना हो गया हर साल? 8। आपने देखा शुरुआत में इनको डिस्काउंट मिल गया, 10 रुपए का डिस्काउंट मिला ना। 100 रुपए का डिवेंचर था, आपने इशू कितने पे किया है? 90। और आप पार पे रिडीम कर रहे हो, तो कहना इस केस में आपका इंटरेस्ट कितना हिट होगा पीओरएल में? इंटरेस्ट डेबिटेड टू पीओरएल 40। और 1 मिनट, यहां पर डिस्काउंट भी तो आया, कितने का? ₹10, जो कि क्या करोगे आप, कंपनी क्या करेगी? विल सेट ऑफ विथ सिक्योरिटी प्रीमियम, करेक्ट। मतलब आपने 10 रुपए से डिस्काउंट सेट ऑफ मार दिया इशू पे, और जो आपने सेट ऑफ मारा उसको आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से कर दिया। अब मुझे एक बताओ, बीइंग द कंपनी आप तो चाहोगे कि आपका पीओरएल कम से कम पे हिट हो, और एज ए डिबेंचर होल्डर आप चाहोगे 50, बट कंपनी क्या करती है? मतलब आप क्या कर रहे, कंपनी करना क्या चाह रही है? नाउ ध्यान से देखना, नाउ कंपनी, नाउ एज कंपनी व्हाट वी प्रेफर, सेकंड ऑप्शन, we go with second one. It means मैं अगर कंपनी हूं तो आई विल हिट माई पीओरएल बाई ₹10 less, that is I am setting off my PRL with security premium. PRL मतलब इंटरेस्ट with, करेक्ट। आपने 10 रुपए कम से इंटरेस्ट चार्ज किया, इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस। अगर आपने 10 से एक्सपेंस कम कर दिया तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कैन आई से अगेन द सेकेंड वन इज इन्फ्लेटिंग योर प्रॉफिट्स, है ना। सो दैट इज वाई। अच्छा, क्यों कर सकते थे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडिया था ही नहीं, ये था ही नहीं। ये अपन जो सिचुएशंस पढ़ रहे हैं ना, ये सिचुएशंस की वजह से ऐसा लिख देना बगल में, लूपहोल्स बिफोर FI, ऐसा लिख लो बगल में, ताकि तुम जब रिवीजन करो ना, या तुमको फ्लेक्सिंग करनी, फ्लेक्सिंग समझते हो ना तुम लोग, इंदौर वाले नहीं समझते फ्लेक्सिंग। इंदौर वाले पोहे के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं अभी, उनका R&D पोहे पे ही रुका है अभी। लूपहोल्स बिफोर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, करेक्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या हमने ये समझ लिया कि कंपनी इन्फ्लेट कर रही है प्रॉफिट्स? नाउ कंपनी इज इन्फ्लेटिंग। इन्फ्लेटिंग का मतलब समझते हो? मतलब कुछ तो चेंज कर देना, घटा बढ़ा कुछ तो किया। प्रॉफिट्स एंड नो, again no accounting standard was there, but this is possible। ये लेकिन ये इन्फ्लेशन तभी पॉसिबल है जब आपकी बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो आप ये कांड कर ही नहीं सकते, करेक्ट। सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ security premium was there। so अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर देखो क्या होगा, HD लिमिटेड इशू 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट par, at
par. Redeemable after 5 years by conversion of one debenture equals to one equity share. नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू इक्वल टू ₹10 एंड मार्केट प्राइस ₹12. ऐसा कर सकती है कंपनी अगर उनके पास क्या नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो फिर वो इन्फ्लेट करने के लिए ये सिचुएशन भी इस तरह से भी कर सकती है. क्या करेगी उसमें, देखो इसमें भी अगर अपन देखें क्या किया इन्होंने, इंटरेस्ट कम कर दिया और ऑप्शन क्या दे दिया. जब आपको रिडम्पशन आएगा तो आप इक्विटी शेयर्स ले लो, है ना. और सुनो, मार्केट प्राइस कितनी रहेगी उसकी 12, मतलब ₹2 एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे. लोग क्या सोचेंगे, ले लो. अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके कैश फ्लोज अगर अपन देखें तो ईयर और इंटरेस्ट जरा इसमें बताना कितना होगा. 1 2 3 4 5 6% मतलब ₹6 हर साल, मतलब कहना इसे 30 है ना, प्लस ₹2. एक मिनट, इसको कर दो 10 इक्विटी शेयर्स कर दो. एक डिबेंचर के बदले 10 इक्विटी शेयर और उस पर ₹2 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो कैनाई से ₹20 प्लस 20 फ्रॉम इक्विटी शेयर्स. अब मुझे एक बात बताओ, उसको देने कितने थे आपको, ₹50 ही देने थे तब भी, अभी भी आपने 50 दे दिए, लेकिन टेक्निकली आपके पीओरएल में आपने इन्फ्लेट कैसे किया, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम था नहीं, आपने क्या किया 30 का इंटरेस्ट डेबिट किया और कम कर दिया. बड़ी गलत है ना. हाँ तो लोग ऐसा करते थे टिल 2017, पीपल हैव डन इट, जब तक उन पे इंडेस नहीं लगा. अच्छा ये बेसिकली आपने क्या दे दिया उसको, फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर. बेसिकली ₹12 का शेयर होगा, फेस वैल्यू 10 है, तो ₹2 का तो उसको एवं मार्केट प्राइस पे बेनिफिट मिल ही रहा है, तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा. वो ये सोच रहा है कि दूसरी कंपनी मेरे को 10% बोला, दूसरी परसेंट कितने दे रही थी, हाँ 10% दे रही थी, तो भी 50 ही मिलना है. अच्छा यहां तो मैं ओनर बन जाऊंगा क्योंकि शेयर होल्डर बन गए ना. हाँ तो कंपनी इज वेरी चालाक ब्रो. एंट्री क्या हुई, इंटरेस्ट डेबिट टू पीओरएल कितने से 30, और ये 20 कैसे आया, 1 इक्विटी शेयर एट ₹12, therefore 10 इक्विटी शेयर इंटू ₹2, तो ये 20 आ जाएगा. करेक्ट. सो एट द एंड क्या हो गया, कंपनी कैन गिव हिम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑल्सो. अगर कंपनी कन्वर्जन ऑप्शन नहीं दे रही तो कंपनी ऐसा बोल सकती है कि हम एट पार रिडीम नहीं करेंगे, हम एट प्रीमियम रिडीम करेंगे. लो एक और मैनिपुलेशन है, कहना चाहिए इंपैक्ट विल बी सेम ओनली. हाँ यार सर. अच्छा ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम से ही सेट ऑफ होगा. कैन बी, बाप रे, सो मच ऑफ अकाउंटिंग सर इन वन लेक्चर, वो भी दिमाग के जाले साफ. आप देख रहे हो मतलब मैनिपुलेशन. बताओ एनीबडी हैज एनी डाउट्स. सर ये बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही बेहतरीन नहीं हो गया. आप सोच रहे हो कि मतलब एएस कुछ भी नहीं बोल रहा था, तो लोग अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट करते जा रहे थे, बट थोड़ा थोड़ा उनके हिसाब से है ना, क्योंकि उनके लिए 2-4 करोड़ कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 करोड़ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एज ए इन्वेस्टर सोच के देखो. फिर नाउ थर्ड,
दिस इज अ रियल केस, ये रियल केस है। एयरबस आप जानते हो, एयरबस उनने टाई अप किया किससे? इंडिगो। व्हाट दे डिड, यहां पे हुआ क्या है, इंडिगो परचेस्ड एयरक्राफ्ट्स फ्रॉम एयर बस of rupees 1000 crores for rupees 800 करोड़, मतलब उसकी कीमत कितनी थी, लेकिन दिया कितना, मतलब लिया कितना में, 800 करोड़, करेक्ट, मतलब कम पे लिया। अब ध्यान समझना, इंडिगो ने क्या किया, इंडिगो इंडिगो सो यहां पे इंडिगो सोल्ड एयरक्राफ्ट टू सिटी बैंक फॉर rupees 1000 crores and booked profit of 200 करोड़। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तीसरी सिचुएशन, मतलब इसी में ये कहानी यहां से यहां गई और इनने यहां से यहां, अब ये वापस यहां पे क्या गया, इंडिगो इंडिगो ने 1000 में बेच दिए सिटी बैंक से, सिटी बैंक को, करेक्ट, और इंडिगो ने सिटी बैंक से ही इंडिगो टुक, हाँ, एयरक्राफ्ट फ्रॉम सिटी बैंक ऑन ऑपरेटिंग लीज। बताओ, एयरबस से खरीदा कितने पे, डिस्काउंट पे, एयरबस से खरीद के आपने किसको बेच दिया, सिटी बैंक को, सिटी बैंक से वही चीज लीज पे ले ली, वो भी कौन सी, ऑपरेटिंग लीज। नाउ लिसन टू मी, सिंस दिस इज ऑपरेटिंग लीज, चार्टर्ड यहां पे एक मुझे बात बताओ, देयरफॉर नो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब आपकी बुक्स में कोई ऑब्लिगेशन नहीं दिख रही, इंडिगो की बुक्स में कोई ऑब्लिगेशन नहीं दिख रही, करेक्ट, बताओ, फेवरेबल सिचुएशन होगी फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स को कुछ दिख ही नहीं रहा ऐसा, करेक्ट, लो इसको लिख लो पहले, और आपने इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर लिया बुक्स में, मतलब बुक्स में प्रॉफिट और आ गया 200 का, और कोई लायबिलिटी नहीं दिखी, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुक देखो, आपने इसको 800 करोड़ देने थे, अब 800 करोड़ कहां से दोगे, आप एकदम से तो दे नहीं पाओगे, तो कहना इसे आपकी बुक्स में लायबिलिटी दिखेगी, लेकिन आपने क्या किया, सिटी बैंक को बेच दिया और 1000 करोड़ की सेल दिखा दी, प्लस 800 इसको दे दिए, तो 200 का प्रॉफिट दिख गया, जबकि हुआ कुछ भी नहीं। ओहो, हेंस फेवरेबल डेट इक्विटी कर लिया आपने, टेक्निकली अगर आप देखो ये ट्रांजैक्शन ध्यान से देखो तो लीज का ट्रांजैक्शन नहीं लग रहा आपको, क्योंकि ओनरशिप कहीं ना कहीं इंडिगो के हाथ में ही है एयरक्राफ्ट की, राइट,
तो अगर ओनरशिप आपके पास ऐसे दिख रहे हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कैन आई से इट इज फाइनेंशियल लीज? बट आपने उसको क्या दिखा के रखा है, ऊपर से इसको इमीडिएटली बुक कर लिया। ये पूरा ड्रामा इसलिए किया गया ताकि फाइनेंशियल लीज को ऑपरेटिंग दिखाया जा सके और इमीडिएटली 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया जा सके ताकि इन्वेस्टर खुश रहें। बट एक्चुअल में तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो फिर भैया, बट इट वॉज नॉर्मल ट्रांजैक्शन ऑफ financial lease only, and entire drama was set up to put financial lease to operating lease and book rupees 100 crores, 100 नहीं 200 करोड़ का था ना, 200 करोड़ प्रॉफिट। ओके, ये चीज ट्रेस हो गई 2019 में, फिर अमेंडमेंट आया। इट वॉज ट्रेस्ड एंड अमेंडमेंट मेड इन AS 19। और याद है वो अमेंडमेंट आपने बचपन में पढ़ा होगा, सेल एंड लीज बैक वाला ट्रांजैक्शन, याद है? उसमें अगर आपको याद हो, सेल एंड लीज बैक वाला जो ट्रांजैक्शन है, उसमें अगर फाइनेंशियल लीज होती है और उस टाइम पे आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो उसको आपको अमोर्टाइज करना होता है ओवर द लीज टर्म। तो जो इमीडिएट प्रॉफिट बुक हो रहा था उसको एएस ने क्या बोल दिया आगे जाके कि आपको ये आपकी लीज टर्म कितना बचा है? बोले सर 10 साल, 10 साल तक राइट ऑफ करो, ताकि फिर फाइनेंशियल लीज ही ट्रीट करोगे ना। ओके, सो AS 19 क्या बोल रहा था? एंड AS 19 was saying that this was profit, that this profit should be amortized over lease term, but only if it is फाइनेंशियल लीज। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे फाइनेंशियल लीज ही है, क्योंकि कंट्रोल तो गया ही नहीं ना। ऑपरेटिंग लीज तो आप तब बोलोगे जब नॉर्मल रेंटल ट्रांजैक्शन है। अंडरस्टूड? दिस वाज अगेन अ लूप होल। एक होता है लोन अरेंजमेंट। लोन अरेंजमेंट समझते हो क्या? मैंने आपको कोई चीज भेजी 100 रुपए में, वही चीज ले ली 110 में, हाँ खरीद ली। 10 रुपए इज नथिंग बट इंटरेस्ट। लोन आपको चाहिए था, आपकी बुक्स में लोन नहीं दिखा और मेरे में सेल दिख गई। लास्ट केस। आई होप इतना समझ गए होगे कि कितना लूप होल था, वो भयंकर लोग कर रहे थे इसको। नाउ एक है HD लिमिटेड, एक है बडी लिमिटेड। ठीक है, HD लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू बडी लिमिटेड for ₹100 with buyback option at ₹110 with after 1 year. Correct? 1 year.
ठीक है, मतलब मुझे एक बात बताओ, इफ एचडी ने परचेज किया आफ्टर 1 ईयर कितने पे, 110, सो कैन आई से इट इज लोन अरेंजमेंट? एंड ये लोन अरेंजमेंट करने से एचडी को क्या फायदा हुआ? एचडी की बुक्स में क्या हुआ? लायबिलिटी नहीं दिखी और इनकी बुक्स में सेल्स बढ़ गई, ना इनको इंटरेस्ट दिखाना पड़ा, बस। सो लोन अरेंजमेंट, ये आपके कुछ क्या हो गए, लूप होल्स बेसिकली। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होता तो ये हो रहा था। सो दिस स्टैंडर्ड tries to cover above loopholes of accounting standards and accounts. ओके, ये सारे लूपहोल्स खत्म कर देता है। आप देख रहे हो ना कि सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा है, एक आर्ट की तरीके से, मतलब आप आर्टिस्ट बन के कुछ भी मैनिपुलेट करे जा रहे हो, साला प्रॉफिट ऊपर नीचे हुआ जा रहा है ना, और किसी को सूझ भी नहीं पड़ रही। तो इसलिए तो बोलते हैं लाइक अकाउंटिंग इज एन आर्ट नॉट साइंस, इट इज मच बियॉन्ड डेबिट एंड क्रेडिट। करेक्ट। नाउ ये हो गया हमारा बी पार्ट, लूप होल्स। करेक्ट। नाउ चार्टर्ड द लास्ट थिंग, सी पार्ट। व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? मतलब आज का हमने पूरा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी है, 1 घंटे 30-40 मिनट किस पे हमने स्पेंड कर दिए। लेकिन क्या आप लोगों को सूझ पड़, मतलब जेन्युइनली ठीक लगा, समझ में आया ना? अब आपके नोट्स अगर आप देखोगे ना तो अब यहां से चालू हो रहा हो। फर्स्ट पेज इफ यू सी द टेक्स्ट बुक, अपनी वॉल्यूम 1 थी ना, वॉल्यूम 1 का कौन सा पेज है यार? चैप्टर 5, राइट? कंसोलिडेशन के बाद है ना ये चैप्टर 5। नाउ दिस इज योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आपको इंडेस 32 पढ़ना है, इंडेस 109 पढ़ना है, इंडेस 107 पढ़ना। 107 इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर्स, विल स्टडी हेयर एंड हेयर ओनली। ठीक है। 132 क्लासिफिकेशन एज लायबिलिटी वर्सेस इक्विटी, ऑफसेटिंग फाइनेंशियल, ये सारी ओवरव्यू है, हम यहीं से चालू कर रहे हैं। और हमने अगर देखा हो तो आपने ये देखा व्हाई दिस स्टैंडर्ड। अब हम आ रहे हैं व्हाट इज कवर्ड अंडर दिस स्टैंडर्ड। व्हाई दिस स्टैंडर्ड हो गया हमारा। सबसे पहला कितने स्टैंडर्ड? 3 स्टैंडर्ड्स। इंड एस 32, इंड एस 109 और इंड एस 107। ये बात करेगा आपका स्कोप के बारे में, ये बात करेगा मीजरमेंट, रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन और ये बात करता है डिस्क्लोजर। इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1 डेफिनेशंस, व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डेरिवेटिव क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या होती है, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या कहलाता है, इक्विटी कब हम क्लासीफाई करेंगे, अगर रिक्लासिफिकेशन हुआ तो कैसे, रिक्लासिफिकेशन के प्रोविजंस में हम क्या करेंगे, और फिर उन सब की अकाउंटिंग, मीजरमेंट और डी रिकॉग्निशन, बुक्स से हटा
तो वो, और बीच बीच में डिस्क्लोजर्स हम साथ साथ में देखते जाएंगे, सेपरेटली नहीं देखेंगे। इक्विटी टू लाइबिलिटी, यस, लेकिन वो एसबीपीएल, हाँ, तो वो स्कोप से बाहर हो जाता है। हाँ, वैसे ही कुछ। सेकंड, क्लासिफिकेशन, स्पेशल इश्यूज में अपन ने किया था वहां पे। और लास्ट, ऑफसेटिंग। सेट ऑफ करना, राइट। अच्छा, ये किसका पढ़ना है अपने को? मीजरमेंट, रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ, तीन चीजें। फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी। करेक्ट। स्टेप वाइज इसमें भी चलेंगे अपन, ठीक है। चलो, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, है ना। आई होप इतना क्लियर है। अमृतांश, सूर्यांश, खुशी, आरवी, डन। हाँ, नोट्स में शेयर कर दे रहा हूँ ना, तो भैया नोट्स शेयर कर दो भैया। हाँ, बिल्कुल, इसी के लिए तो आता हूं मैं। डन, चलो, बाय बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम, फेस टू फेस।